ओह यार, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं ना वो 48 लॉज ऑफ पावर का थर्ड लॉ है। अपने इरादे किसी को भी ना बताओ, मतलब अपनी इंटेंशंस को हमेशा छुपा कर रखो। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भाई हमेशा सच बोलना चाहिए, ओपन किताब बनकर रहो। लेकिन सच कहूँ, रियल वर्ल्ड में, प्रैक्टिकल लाइफ में टोटल ऑनेस्टी आपको बहुत वल्नरेबल बना देती है। जैसे ही लोगों को आपके असली मकसद का पता चलता है ना, वो फौरन अपनी डिफेंसेस तैयार कर लेते हैं। बाल्तासार ग्रासियन का एक बड़ा ही जबरदस्त कॉल है। वो कहते हैं कि सबसे बड़ी चालाकी ये है कि आपकी चालाकी किसी को नजर ही ना आए। यानी असल स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस ये नहीं है कि आप हर जगह अपनी इंटेलिजेंस शो ऑफ करते फिरें, बल्कि एक ट्रू मास्टर अपनी असल क्लेवरनेस को एक बिल्कुल आम सी, ऑर्डिनरी और हार्मलेस सी पर्सनैलिटी के पीछे छुपा लेता है। क्यों? क्योंकि जब आप बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं तो लोग आपसे डरना छोड़ देते हैं, और बिलीव मी, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। अब जरा दो किस्म के लोगों का मुवाजना करते हैं। एक तरफ वो शख्स है जो बिल्कुल ओपन बुक है, उसका हर कदम प्रिडिक्टेबल है, उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा दिलाकर मैनिपुलेट किया जा सकता है। ऐसे शख्स को हराना बहुत आसान होता है। और दूसरी तरफ एक मास्टर ऑफ कंसीलमेंट, जिसका पोकर फेस हमेशा ऑन रहता है। ये शख्स बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होता है। लोग इसकी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो उनके लिए एक मिस्ट्री होता है, और एब्सोल्यूट पावर हमेशा ऐसे शख्स के पास होती है। ओपन बुक को तो कोई भी पढ़कर साइड पर रख देता है, राइट? तो चलिए, इस कॉन्सेप्ट को थॉरली समझने के लिए आज के इस एक्सप्लेनर को 4 हिस्सों में ब्रेक डाउन करते हैं। पहला, डिकॉयज एंड रेड हेरिंग्स। दूसरा, द आर्ट ऑफ फॉल्स सिंसेरिटी। तीसरा, क्रिएटिंग अ स्मोक स्क्रीन। और आखिर में, द एक्सेप्शन टू द रूल। ये 4 स्टेप्स मिलकर छल और डिसेप्शन की अल्टीमेट स्ट्रैटेजी बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले पिलर की, डिकॉयज एंड रेड हेरिंग्स, यानी लोगों को गलत रास्ते पर डालकर उनका ध्यान भटकाना। होता क्या है कि जब लोगों को थोड़ा सा भी शक होने लगता है ना आपके इरादों पर, तो वहाँ एक्टिव मिसडायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। हिस्ट्री में इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग मिसाल मिलती है 17th सेंचुरी से। एक फेमस फ्रेंच फिगर थी निनॉन de Lenclos। उन्होंने अपने स्टूडेंट मार्कीज को एक ट्रिक सिखाई। मार्कीज एक काउंटेस को सड्यूस करना चाहता था और बार बार फेल हो रहा था। तो निनॉन ने उसे 3 सिंपल स्टेप्स बताए। पहला, काउंटेस के सामने ऐसे बिहेव करो जैसे तुम उसके सिर्फ और सिर्फ दोस्त बनना चाहते हो। दूसरा स्टेप, उसके आसपास दूसरी औरतों के साथ टाइम गुजारकर उसमें जेलसी पैदा करो। और तीसरा, कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल बन जाओ, कभी अचानक सामने आ जाओ तो कभी बिल्कुल गायब। ये सारे कैलकुलेटेड स्टेप्स थे काउंटेस को कंफ्यूज करने और उसकी डिफेंसेस को लोअर करने के लिए। और पता है, ये ट्रिक 100% काम कर रही थी। लेकिन फिर मार्कीज ने एक स्टूपिड गलती कर दी। जैसे ही उसने जज्बाती होकर काउंटेस को बता दिया कि वो उससे प्यार करता है, बस सारी गेम वहीं ख़त्म। मार्कीज ने अपना असल मकसद जाहिर कर दिया और काउंटेस को फौरन एहसास हो गया कि उसे मैनिपुलेट किया जा रहा था। लेसन क्या है? जब तक आपके इंटेंशंस हिडन होते हैं, लोग गेम को एंजॉय करते हैं, लेकिन जैसे ही आप ओपन होते हैं, मैजिक बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, द आर्ट ऑफ फॉल्स सिंसेरिटी, मतलब अपनी असलियत को सच्चाई और ईमानदारी के पीछे छुपाना। देखिए, इंसानी फितरत है कि हम जो सामने देखते हैं उस पर फौरन यकीन कर लेते हैं। इसीलिए फॉल्स सिंसेरिटी यानी झूठी सच्चाई एक बहुत ही लीथल वेपन बन सकती है। 1850 में प्रशिया के ऑटो वॉन बिस्मार्क ने इस टैक्टिक को ब्रिलियंटली यूज़ किया। उसने पार्लियामेंट में खड़े होकर एक बहुत ही पैशनेट एंटी वॉर स्पीच दी। वो जंग के सख्त खिलाफ बोल रहा था। हालांकि अंदर से वो दिल से जंग चाहता था और उसे मिलिट्री ग्लोरी का जुनून था। लेकिन उस वक्त का जो किंग था वो जंग के खिलाफ था। बिस्मार्क ने इस फॉल्स सिंसियरिटी का फ़ायदा उठाया और उस एंटी वॉर स्पीच का नतीजा ये निकला कि किंग ने खुश होकर उसे कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। और फिर कुछ ही सालों बाद जब बिस्मार्क के पास एब्सोल्यूट पावर आ गई, उसने वही वॉर लीड की जो वो हमेशा से चाहता था। उसने सच्चाई का ढोंग रचाकर अपना असल रास्ता साफ कर लिया था। सो बेसिकली फॉल्स सिंसेरिटी एक ऐसी टैक्टिक है जहां आप पब्लिक में ऐसे बिलीव्स या कॉजेस को सपोर्ट करते हैं जो आपकी असली फीलिंग्स के बिल्कुल उलट होते हैं, ताकि आप अपने ओपोनेंट्स का ट्रस्ट गेन कर सकें। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात, हम यहाँ पर हर वीक 2 लॉज को लाइन वाइज एक्सप्लेन करेंगे। तो अगली एपिसोड्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें और लाइक भी करें, ताकि आप कोई लॉ मिस ना करें। वैसे ये जो लॉ है ना, ये पाकिस्तानी कल्चर में बहुत फिट बैठता है। आपने नोट किया होगा, हमारे यहाँ वर्क प्लेस पॉलिटिक्स, जॉइंट फैमिली डायनामिक्स या बिजनेस डीलिंग्स में लोग अक्सर मीठी बातों और भाईचारा दिखाकर फॉल्स सिंसेरिटी का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ अपना फ़ायदा निकालने और अगले का ट्रस्ट गेन करने के लिए।
तो अगर आपका कोई राइवल अचानक से बहुत ओवर ऑनेस्ट एक्ट करने लगे या अपनी वैल्यूज टोटली चेंज कर ले, तो फौरन समझ जाएं कि भाई कोई बड़ा ट्रैप सेट हो रहा है। अब चलते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट पर, क्रिएटिंग अ स्मोक स्क्रीन, द पावर ऑफ द फैमिलियर। यहाँ आकर एक्टिव मिसडायरेक्शन एक पैसिव अनरीडेबल कंसीलमेंट बन जाती है, एक ऐसी धुएं की चादर जिसके पीछे आपका असली मकसद छुप जाता है। स्मोक स्क्रीन असल में एक बहुत ही नॉर्मल, ब्लैंड और जानी पहचानी सी अपीयरेंस होती है जो टारगेट का ध्यान किसी हिडन ट्रैप से कम्प्लीटली हटा देती है। इंसानी दिमाग एक वक्त में सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस कर सकता है, राइट? इसलिए एक बोरिंग या फेमिलियर फ्रंट एक परफेक्ट हिप्नोटिक डिस्ट्रैक्शन का काम करता है। लोग सोचते हैं ये तो बहुत आम सी बात है, और वही आम सी बात असल में सबसे बड़ा धोखा होती है। इसकी एक कमाल की एग्जाम्पल हिस्ट्री के एक बहुत बड़े कॉन आर्टिस्ट येलो किड वेल के केस से मिलती है। उसने मिस्टर गीजल नाम के एक शख्स को फंसाने के लिए एक जबरदस्त स्मोक स्क्रीन बनाई। सबसे पहले वेल ने उस टारगेट को एक बहुत ही मुनाफा बख्श रियल एस्टेट डील में उलझाया। गीजल का पूरा ध्यान सिर्फ उस ल्यूक्रेटिव डील और उससे मिलने वाले फायदे पर था। फिर कैजुअली वेल ने एक फेक बॉक्सिंग मैच इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें गीजल ने $35,000 बेट कर दिए। मैच के दौरान उन्होंने एक बॉक्सर की मौत का ऐसा ड्रामा रचाया कि पुलिस और मर्डर चार्ज के डर से गीजल पैनिक में वहां से भाग गया, अपने 35,000 वहीं छोड़कर। वो रियल एस्टेट की फेमिलियर लालच में इतना अंधा था कि उसे रत्ती बराबर भी अंदाजा नहीं हुआ कि उसके आसपास मौत और डर का कितना बड़ा ट्रैप सेट किया जा चुका था। इसी स्मोक स्क्रीन की एक और ग्रैंड स्केल मिसाल इथियोपिया के लीडर हेले सेलासी से मिलती है। सेलासी का मुकाबला एक बहुत ही ताकतवर वॉरलॉर्ड बल्चा से था। तो सेलासी ने क्या किया? उसने बल्चा को एक दावत पर बुलाया। दोपहर 1 बजे सेलासी ने बहुत तमीज़ और शराफत से बल्चा को होस्ट किया। बल्चा को लगा कि सेलासी उससे बिल्कुल डरता है, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा था। दोपहर 3 बजे दावत के दौरान ही सेलासी की फौज ने चुपके से बल्चा के कैंप पर जाकर उसके तमाम गार्ड्स को पैसे देकर खरीद लिया। फिर शाम 6 बजे जब बल्चा दावत से खुश होकर वापस लौटा तो पता चला उसका पूरा कैंप खाली था। उसके सारे सिपाही जा चुके थे। उसे बिना गोली चलाए वहां सरेंडर करना पड़ा। एक माइल्ड मैनर्ड आम सी दावत ने एक जोरदार स्मोक स्क्रीन का काम कर दिया था। डिफीट के बाद उस वॉरलॉर्ड बल्चा को आखिर में रियलाइज हुआ और उसने एक बहुत मशहूर बात कही। उसने कहा, वो चूहे की तरह रेंगता है लेकिन उसके जबरे शेर की तरह हैं। ये इस बात को परफेक्टली सम अप करता है कि एक हार्मलेस और सीधा साधा एक्सटीरियर आपकी आखिरी स्ट्राइक को कितना डेविस्टेटिंग और ख़तरनाक बना सकता है। तो ये इफ़ेक्टिव स्मोक स्क्रीन्स होती कितनी किस्म की हैं? कुछ कॉमन टाइप्स हैं जैसे द ब्लैंड फेस, यानी बिल्कुल अनरीडेबल एक्सप्रेशंस जहां चेहरे से पता ही ना चले कि इंसान क्या सोच रहा है। फिर द नोबल जेस्चर, यानी चैरिटी या भलाई के पीछे अपने मकासद छुपाना। एक और है द पैटर्न, जिसमें आप एक जैसा बिहेव करके लोगों की एक्सपेक्टेशंस सेट कर देते हैं। और आखिर में द सीमलेस ब्लेंड, यानी अपने माहौल में पूरी तरह घुल मिल जाना। पाकिस्तान के अंदर आपने देखा होगा ये सीमलेस ब्लेंड और नोबल जेस्चर बहुत कॉमनली यूज होते हैं। अक्सर ऑफिसेज में या हमारे जॉइंट फैमिलीज में जो लोग सबसे ज़्यादा हार्मलेस और मीठे लगते हैं ना, जो दूसरों की हर बात से अग्री करते हैं, अक्सर वही लोग बैकग्राउंड में अपना इन्फ्लुएंस और फ़ायदा मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं। उनका चुप रहना, उनका वो भाई साहब वाला एटीट्यूड असल में एक परफेक्ट स्मोक स्क्रीन होता है ताकि उन पर किसी को शक ही ना हो। अगर हम द नोबल जेस्चर और द पैटर्न को प्रैक्टिकली कंपेयर करें तो नोबल जेस्चर में आप देख सकते हैं जैसे किसी आर्ट डीलर ने गैलरी डोनेट की ताकि टैक्सेस से बचा जा सके और अपनी पेंटिंग्स की कीमत बढ़ाई जा सके। देखने में ये एक नेकी लग रही थी, पर असल मकसद तो प्योरली फाइनेंशियल था। और द पैटर्न की मिसाल जे गोल्ड जैसे बिजनेस टाइकून्स हैं जिन्होंने बार बार कंपनीज बनाई ताकि कंपेटिटर्स उन्हें खरीद लें। कंपेटिटर्स को लगा उन्हें पैटर्न समझ आ गया है, लेकिन तीसरी दफा उसने स्ट्रेट अप हॉस्टाइल टेक ओवर कर लिया। दोनों ही सूरतों में उन्होंने अपने ही दुश्मनों के अजम्पशंस को उनके खिलाफ वेपनाइज कर दिया। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये हमेशा काम करता है? इसीलिए आते हैं आखिरी हिस्से की तरफ, द एक्सेप्शन टू द रूल व्हेन हाइडिंग बैकफायर्स। क्या होता है जब एक स्ट्रैटेजिस्ट की चालाकी और धोखेबाजी की रेप्यूटेशन पूरी दुनिया के सामने ओपन हो जाए? फेमस फिलोसोफर सोरेन कियरकेगार्ड का कहना था, द वर्ल्ड वॉन्ट्स टू बी डिसीव्ड, यानी दुनिया असल में धोखा खाना चाहती है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर यह एक बड़ा सरप्राइजिंग ट्विस्ट है।
कभी-कभी जब किसी ट्रिक्स्टर की चालाकियां पकड़ी जाएं, तो आम इंसान बनने का ढोंग रचाने के बजाय उस ग्रैंड डिसीवर वाले रोल को पब्लिकली अपना लेना ही सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी बन जाती है। इसे हम दी ऑनेस्ट रोग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 19th सेंचुरी का सबसे बड़ा शोमैन था पीटी बार्नम। जब लोगों को पता चल गया कि उसके शोज आमतौर पर फेक ही होते हैं, तो उसने छुपाने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि उसने एक बफलो हंट ऑर्गेनाइज किया जो कि लिटरली बिल्कुल फेक था। लेकिन लोग गुस्सा होने के बजाय और ज्यादा एंटरटेन हुए। वो जानते थे कि बार्नम उन्हें ट्रिक कर रहा है, लेकिन शो इतना जबरदस्त था कि उन्हें इस धोखे में मजा आने लगा। पता है क्यों? क्योंकि जब पब्लिक को थॉरली एंटरटेन किया जाता है, तो वो इस बात की परवाह ही नहीं करते कि उनसे क्या छुपाया जा रहा है, और आप ओपनली अपने मकसद पूरे कर सकते हैं। तो आखिर में ये सवाल पैदा होता है, क्या एक ओपन बुक बनकर जीना इनहेरेंटली हमें वल्नरेबल बनाता है, या फिर ट्रू लास्टिंग पावर हमेशा राज और सीक्रेट में ही लिखी जाती है? दोस्तों, अपनी डेली लाइफ में जरा सोचें, चाहे वो आपकी जॉब हो, आपका बिजनेस हो, या सोसाइटी में पर्सनल रिलेशंस। क्या आप ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रैटेजीज और मकसद दूसरों को बताकर अपनी पावर तो नहीं खो रहे? ताकत को महफूज रखने के लिए एक असूल हमेशा याद रखें, अपने इरादे किसी को भी ना बताओ। इस सवाल पर ज़रूर गौर कीजिएगा। आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही, मिलते हैं अगली दफ़ा।